वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। यानी कि एनवायरमेंट सब्जेक्ट जिस पे आपका आरओआई काफ़ी बेहतर है, यानी कि इस पे आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्जाम में उतना ही बेहतर रिटर्न आपको मिलता है। तो आज हम इसकी 1 घंटे की वीडियो में करीब 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ना सिर्फ आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा बल्कि जो आपका करंट अफेयर है उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं जो कि रीसेंट क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से बनते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको ना सिर्फ इस सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बल्कि बहुत सारे आपके ऐसे फैक्ट्स यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे जिनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विथ यू। अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दरअसल असर्शन और आपका जो रीजन वाला क्वेश्चन होता है उस पर बेस्ड है, यानी कि कथन कारण वाले जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो कहते हैं कि जो हमारा असर्शन है, जो हमारा कथन है, क्या वो ठीक है या नहीं है। तो ये कहता है द डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन 1987। देखिए कथन ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन में 1987 में एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी और वहाँ से जो है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक डिस्कशन शुरू हुआ था। दिस इज़ वेरी राइट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन पे भी सीधे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये तो ठीक है भाई। अब देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो सतत विकास है वो भविष्य की पीढ़ियों की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने का क्या है, हमें बेसिकली एक तरीका बताता है। यानी कि हमें आज ही सारी रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज़ें ठीक है बट एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ठीक नहीं है। मतलब यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, दैट इज़ वेरी करेक्ट, बट जो यहाँ पे कारण दिया गया है वो उसका एकदम डायरेक्ट कारण नहीं है। राइट, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, बट जो हमारा बेसिकली कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तो हमारा बी यहाँ पे जो है एक आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है इसको प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको 4 इवेंट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है एक तरीके से व्यवस्थित करना है, यानी कि डेट वाइज आप इनको एक जो है सीरियल में एक कर्म में जो है लगा दीजिए। ओके, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनेक्टेड। तो भाई भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब एनेक्ट हुआ था? 1986 में। करेक्ट है। ओके, इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इस ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट पर कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पब्लिश हुई थी अगस्त 1987 में। करेक्ट है। ओके, इसके बाद नीरी कब इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1958 में। राइट है। और फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आपका निकल कर आया है IMO से, यानी कि जो IMO था वो बेसिकली इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। करेक्ट है। और इसके ही आप बात कह सकते हैं, यहीं से ओरिजिनेट हुआ आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और डेट आप मान सकते हैं 1873। करेक्ट है। तो यहाँ से आपका जो एक राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो कौन सा निकल कर आ जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीरी सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, देन इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ, देन आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ और लास्ट में आ जाएगा आपका पब्लिकेशन ऑफ द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट।
तो सी यहाँ पे आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग है, राइट है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं और उनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल, राइट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको ये बताना है। तो नीदरलैंड में है आई थिंक। देन इसके बाद है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केन्या में। देन आपका है ग्रीन क्लाइमेट फंड, राइट। ग्रीन क्लाइमेट फंड का कहाँ पर है, तो आप मान सकते हैं कि ये है साउथ कोरिया में। और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि WRI, ये जो है आपका बेसिकली यूएसए में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए बी। ये जितनी भी संस्थाएं और इनके जो मुख्यालय होते हैं इनसे क्वेश्चन बनता है, इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, राइट है भाई। पर्यावरण क्षरण क्या है, तो ये कह रहा है कि ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, भाई पूरा जो एक इन्वायरमेंट की विशेषताएं वो कम्प्लीटली एक खराब होती चली जा रही है। एडवर्स चेंजेस जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा लाए गए हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो कि बेसिकली पारिस्थितिकी जो आपकी एक वो होती है डाइवर्सिटी, विविधता होती है, उसमें असंतुलन आ गया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ये सारी ही फैक्ट्स यहाँ पे ठीक है। देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि पर्यावरण, यानी कि परि प्लस आवरण। क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा परि प्लस आवरण, ठीक है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो एक आवरण है वो पर्यावरण है। तो इसमें चाहे वो सूरज का प्रकाश हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो जीव जंतु हो या हम लोग हो, ये सब क्या है, हमारा पर्यावरण है। अब इसमें किसी भी तरीके से अगर एक इम्बैलेंस आ जाता है, अगर एक असंतुलन आ जाता है, शायद वो मानवों की वजह से आ जाए, जो पर्यावरण की अपनी विशेषताएं हैं उसमें एक असंतुलन होना स्टार्ट हो जाए, जो एक बायोडाइवर्सिटी है, जो एक विविधता है कि अलग अलग तरह के जीव जंतु, फल फूल हमें दिखाई देते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने स्टार्ट हो जाए, तो बेसिकली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। इसीलिए ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, करेक्ट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन 3 स्टेटमेंट पर आपको क्या है, विचार करके सही जो स्टेटमेंट है वो बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कहा है कि किसी भी इकोसिस्टम में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी के सभी जानवर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे क्या है, जिंदा जीवों को अपना आहार बनाते हैं। क्या ये सही है? सुनने में सही लग रहा होगा बट ये सही नहीं है। क्यों? देखो कुछ जानवर या कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो डेड, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो आपका एक तरीके से डेड मैटर होता है उस पर फीड करते हैं। जैसे एक बहुत सरल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, गिद्ध यानी कि वल्चर्स के बारे में तो आपने काफ़ी जाना सुना है ना। इनको जो है हमारा प्रकृति का सफाई कर्मचारी जो है कहा जाता है, यानी कि नेचुरल क्लींजर हम इनको बोलते हैं। लेकिन गिद्ध किनको खाते हैं? जो कि जानवर मर चुके होते हैं, जो सड़ा गला मीट होता है, करेक्ट है, उस पर फीड करते हैं। तो सभी जानवर, ये जो ऑल यहाँ पे लिख दिया गया है ना, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट को गलत बनाता है। ये सही स्टेटमेंट दिखते हुए भी गलत लगती है, करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट के जैसे ही होते हैं। देखो फाइटोप्लैंक्टन स्थलीय पौधों के समान है, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखो आपका जो बेसिकली जलीय एक वातावरण है ना, जो आपका जलीय पर्यावरण है, करेक्ट है, वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, टाइनी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो ना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रकाश संश्लेषण है वो ये कर सकते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की वजह से क्या होता है, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं और इसकी वजह से जो आपका जलीय पर्यावरण होता है वो सस्टेन कर पाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है बेसिकली कि आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। ऊर्जा मतलब क्या? देखो आप अपने दिन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फूड से, आपके भोजन से। वो फूड कहाँ से आ रहा है? अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लांट से आ रहा है, अगर आप नॉनवेज खा लेते हैं तो वो नॉनवेज से आ रहा है,
ठीक है जी। और ये वेजिटेरियन और ये जो नॉन वेजिटेरियन आपका फूड है ये कहाँ से आ रहा है? अगेन ये आपका क्या है, पौधों से, जानवरों से आ रहा है। उन जानवरों को भी वो कहाँ से मिल रही है एनर्जी? तो पौधों से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि सबसे नीचे आपके प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के ऊपर जो है आहार बनाने वाले कुछ एनिमल्स हैं, और इसके ऊपर इन एनिमल्स को आहार बनाने वाले एनिमल्स हैं, एंड देन सबसे ऊपर होता है ह्यूमन जो इन एनिमल्स को, प्लांट्स को भी खा सकता है। तो देखा जाए एनर्जी यहाँ से टॉप से जो है बॉटम से टॉप की तरफ गई है। तो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाती है, इधर उधर तो नहीं जा रही, चारों तरफ तो नहीं जा रही। देयर इज ओनली वन वे जो डायरेक्शन जो है यहाँ पे ट्रैवल जो करती है एनर्जी। तो इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, बस जो ईयर है और हेडक्वार्टर्स है सर इतने में बात खत्म नहीं हो जाती है। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ठीक हो जाएगा, थर्ड अगेन रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली 2 हमारा आंसर होना चाहिए। तो यस, बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, ओके। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आसान क्वेश्चन लगता है मुझे। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन ए इकोसिस्टम? भाई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि हो गई है, ठीक है, उसका क्या परिणाम होगा? तो एक बात बताओ, एक रूम है, उसमें 4 लोगों के खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, हवा भी इतनी है कि 4 लोग जो है सांस ले सकते हैं, पानी भी इतना है कि 4 लोग पी सकते हैं, मतलब 4 लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ उस रूम के अंदर आपने क्या कर दिया है, करीब 50 लोग डाल दिए हैं। तो क्या वो 50 लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो एक ना नष्ट होने वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी ना। तो एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वही होता है। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, ना तो इम्प्रूव्ड बायोडाइवर्सिटी होगा, ठीक है, कोई जैव विविधता नहीं बढ़ने वाली है, संसाधन की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा कंज्यूम करेगी, इकोसिस्टम रिजिलियंट हो जाएगा, नहीं भाई, लचीलापन होना मतलब अच्छा होना, ऐसा नहीं होता है, और इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यस, दिस इज द आंसर, पारिस्थितिकी संतुलन का विघटन हो जाएगा। तो डी इसका आंसर होगा। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको 3 कथन दिए गए हैं, उन पे आपको जो है यहाँ पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पर रहता है, राइट है, उसका हैबिटेट यानी कि आवास कहलाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका ठीक है? यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, क्योंकि देखो कोई भी जीव जहाँ पे रह रहा है मतलब उसके रहने के लायक परिस्थितियाँ वहाँ पे हैं, उसका जो खाना है, उसके जो रहने का तरीका है, जिस तरह की सुरक्षा वो चाहता है वो वहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए वो वहाँ पे रह रहा है, उसको उसका हैबिटेट यानी कि उसका जो है आवास हम यहाँ पे कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है द इकोसिस्टम मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि देखो वही बात होगी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो कितनी मैक्सिमम जनसंख्या को टॉलरेट कर सकता है, कितनी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रह सकती है, वो उसकी क्या है, उसकी वहन क्षमता है ना, उसकी क्या है, कैरिंग कैपेबिलिटी। एक गाड़ी के अंदर आप मैक्सिमम कितने लोगों को बिठा के लेके जा सकते हो, उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई ना, इन अ सिमिलर मैनर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फिर ये कह रहा है द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोड्यूसर, कि भाई एक जो आपका क्या बोलते हैं, एक सबसे पोषित स्तर जो होता है उस पर सबसे टॉप पे कौन होता है, वो कह रहा प्रोड्यूसर, यानी कि जो बेसिकली आपके उत्पादक होते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी एक बेसिकली डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें मैंने बताया था यहाँ पर आपके प्लांट होते हैं, और प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या हुआ कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके, किसी पर डिपेंड नहीं है। देन इसके ऊपर आपके यहाँ हर्बिवोर्स आते हैं, यानी कि जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं ना वो बेसिकली यहाँ पर आते हैं। देन यहाँ पे आपके क्या कार्निवोर्स आते हैं, यानी कि जो आपके मांसाहारी जीव है वो यहाँ पे आते हैं। एंड देन इसके बाद ह्यूमंस को एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जो मांसाहारी भी होते हैं शाकाहारी भी होते हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये आपके प्रोड्यूसर है, ये उत्पादक है। क्या ये टॉप पे है? नहीं, ये आपके बॉटम पे है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 और 2 ओनली। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो जो है ए हो जाएगा। परफेक्ट है,
ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे बोला गया है कि न्यूट्रिएंट का जो एक मूवमेंट होता है, ठीक है जी, वो इकोसिस्टम में हम क्या कहते हैं। यानी कि देखो, आज हो सकता है लेक के अंदर पानी है, कल को उसका इवापोरेशन हो जाएगा तो भाप के रूप में पानी होगा, जल वाष्प के रूप में पानी होगा, माफ़ कीजिएगा, एंड उसके बाद जब वो बादलों में पहुँच के बारिश हो जाती है तो रेन के रूप में पानी होता है। उसी पानी को जब आप क्लीन करके पीते हैं तो एक आपका वो ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वाटर की एक साइकिल चल रही है ना। इसी तरीके से जो आपका कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, इनकी भी एक साइकिल चलती रहती है, एक से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दैट्स वाई चीज़ें खत्म होने के बाद वापस हमें मिलती रहती हैं। तो इसको एक इकोसिस्टम में, अगर इन्वायरमेंट में एक भाषा, एक वर्ड दिया जाए तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। क्या बोला है कि जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट होते हैं, है ना, 4 है भारत में, यहाँ पे भी 4 ही दिए गए हैं, बट एक गलत है। वो जो गलत है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो है उसके रूप में नहीं जाना जाता। ये 3 जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है, इनको याद कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको 2। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो XC2 कंजर्वेशन होता है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो XC2 कंजर्वेशन है और जो NC2 कंजर्वेशन है, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। देखो, XC2 का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ जहाँ पे नेचुरली मिलती है उसको वहाँ पे कंजर्व ना करके, वहाँ पे संरक्षण ना करके कहीं बाहर कर रहे हो। और NC2 का मतलब है जो जहाँ पे मिल रहा है उसको वहीं पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राइट। अब ये कह रहा है XC2 कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड जो है प्रिजर्व कर रहा है। सही बात है। फिर देखा जैसे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, देखो नेशनल पार्क तो क्या है, वहाँ पे जितना भी वाइल्ड लाइफ एक एरिया में मिलता था उस पूरे एरिया को जब एक नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं तो ये वहीं के वहीं हमने इनको प्रिजर्व कर लिया या कंजर्व कर लिया। तो ये तो NC2 हुआ ना, ये तो NC2 हुआ, XC2 नहीं हुआ। तो देखा जाए XC2 की डेफिनेशन तो ठीक है लेकिन एग्जाम्पल गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। NC2 की बात करते हैं, ये कह रहा है इसमें हम एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कह रहा है मेथड जैसे सीड बैंक या बोटानिकल गार्डन। देखो सीड बैंक क्या होता है, अलग अलग जगह से आप जो है सीड्स को लेकर आकर एक बैंक के अंदर उनको बेसिकली क्या कंजर्व करके रखते हैं। तो उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं, आपने कहीं और ले जाके उनको जो है बेसिकली प्रोटेक्ट किया है। तो ये तो XC2 का एग्जाम्पल हुआ ना, करेक्ट है, ये तो XC2 का। तो बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है, डेफिनेशन तो ठीक दी गई है लेकिन जो एग्जाम्पल है वो क्रॉस कर दिए गए हैं। इस वजह से फाइनली दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे नीदर, नन निकल आता है, कोई भी नहीं। यानी कि जो अगर हम ठीक करें, ठीक कोई भी इसमें से नहीं है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन 2 स्टेटमेंट है। इसमें ये कहा है अगर ट्रॉपिक लेवल में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर आपके जो पोषित तत्व हैं उनमें कमी आ रही है, तो ये विविधता को, बायोडाइवर्सिटी की प्रचुरता को, एविडेंस को बताता है। एक बार बताओ, जितना ज़्यादा आपके पास ये पोषी लेवल होंगे, जितने ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे, मतलब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हम सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। जितने कम आपके पास ये बेसिकली ट्रॉपिक लेवल होंगे, मतलब इतनी कम एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, कम जो है डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर पाता है। तो बेसिकली अगर ट्रॉपिक लेवल आपके क्या है बेसिकली डिक्रीज हो रहे हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी में एविडेंस को नहीं, जैव विविधता में प्रचुरता को नहीं, कमी को संकेत देता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होते हैं वो उन वेटलैंड को बेसिकली लिस्ट करके रखते हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से या मानवीय गतिविधियों की वजह से क्या है एक चेंज से गुजर रहे हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आर्द्र भूमियों को जो है लिस्ट करके रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ओनली 2, राइट है, बी आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन 2 स्टेटमेंट दी गई है। हाइबरनेशन को लेकर पहला आपका डेफिनेशन यहाँ पे है, देखते हैं।
हाइबरनेशन उस स्टेट को रेफर करता है जहाँ पे कोई एनिमल विंटर के टाइम पे स्लीप रहते, एक तरीके से सोते हुए एक डोर्मेंट स्टेट में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो उतनी ज़्यादा सर्दियों को टॉलरेट नहीं कर सकते और उनको क्या करना होता है, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को बचा के रखना होता है। उसका एक क्या तरीका है, जब आप सो जाते हो और जब आप इनएक्टिव हो जाते हो तो आपकी बॉडी की बहुत कम एनर्जी खर्च होती है, तो इसीलिए ये हाइबरनेशन में जानवर चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोमास जो बनता है वो सोलर एनर्जी का जब ऑर्गेनिक मैटर में ट्रांसफर होता है तब बनता है। ओके, देखो आपको पता है कि जो एक प्लांट है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। कैसे करता है, जो आपकी सन की एनर्जी है उसको लेता है, तो यहाँ से आपको मिल रही है सन की एनर्जी, और इस सन की एनर्जी से बेसिकली वो क्या है, अपनी पत्तियाँ, अपने फूल, ये सब बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो एक ऑर्गेनिक मैटर, राइट, एक ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे जो है जनरेट हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ हो रहा है, इसी को हम क्या है, बायोमास बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो दोनों ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बोथ करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो रहा है, अगर जैव विविधता में भाई कमी आ रही है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कह रहा है जेनेटिक एसिमिलेशन। देखो जेनेटिक एसिमिलेशन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी जीव के अंदर इन्वायरमेंट की वजह से कोई चेंज आ गए हैं, अब वो चेंज उसको हेल्प करते हैं, राइट है। तो आगे चल के पीढ़ियों में जेनेटिकली उन चेंजेस को वो क्या है, इनहेरिट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जब इंसान अपने पैरों को और हाथों का यूज़ करते थे चलने में, तो वो हाथों का यूज़ किसी और काम में नहीं कर पाते थे, लेकिन जब हमने दो पैरों पे खड़े होना सीख लिया और हमने जाना कि हाथों से बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम उनको चलने से फ्री करते, तो ये हमारे लिए एक बहुत एडवांटेज था। बाद की पीढ़ियों में, बाद की जनरेशन में ये क्या है, ये एक तरीके से जेनेटिकली एसिमिलेट हो गया, अब हम उसी तरीके से हो गए हैं। तो ये तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने में, सुरक्षा करने में, उनको बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है आपका, मेटाबॉलिक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। मेटाबॉलिक फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि तुरंत एग्जाम में बहुत भारी भारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ानी है। जेनोमिक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बोला गया है, और इन्वेंसिव स्पीसीज, आक्रामक प्रजातियाँ, ठीक है जी। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। आक्रामक प्रजातियां हैं, बिल्कुल हैं। जो इन्वेंसिव स्पीसीज होती है वो आके ना वहाँ की जो नेटिव, वहाँ की जो घरेलू प्रजातियां उनको खत्म करने लगती है, तो ये तो बायोडाइवर्सिटी में जो है लॉस लाता है। अगर जीनोमिक भेदता है, अगर जीन हमारे कमज़ोर हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर हमारे जीन जो है एडवर्सिटीज़ को झेल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती चल जाएगी। और जो आपका मेटाबॉलिक फ्रेगमेंटेशन होता है वो भी इसी तरह की एक चीज़ है। तो देखा जाए ये तीनों ही चीज़ें क्या है, बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन को बेसिकली क्या है, बढ़ाती है, जबकि आनुवंशिक आत्मसात जो है वो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल था, हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, बट पढ़ लिया है तो बढ़िया, समझ में आ गया। ये इस वीडियो का पर्पस है, जो आपको आता है वो तो आता ही है, कुछ नया बता दूं, कुछ नया पढ़ा दूं, ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, 14 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए। HD 3385 ये अभी ICR यानी कि जो हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से डेवलप किया गया। ये किस स्पीसीज की वैरायटी है ना। तो भाई किसकी वैरायटी है, गेहूं की है, याद कर लेना, गेहूं की जो है ये वैरायटी है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, परफेक्ट। ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है कि वो कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जिनका हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे सबसे कम प्रभाव पड़ता है। देखो, एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, एक आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, यानी कि एक जमीन वाला पारिस्थितिकी तंत्र और एक जल वाला, ठीक है। यहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है कि 4 फैक्टर दिए गए हैं, सबसे कम किस चीज़ का असर इस पे जो है आपका पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो विंड, हवा का सबसे कम असर पड़ता है। देखो टेम्परेचर वेरिएशन का तो फर्क पड़ता ही है, गर्मी ज़्यादा है ठंड है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पानी की उपलब्धता भी चाहिए। ये मत सोच लेना स्थलीय है तो पानी का फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जमीन पे रहने वाले हर जीव जंतु मनुष्य को पानी की जरूरत होती है। विंड का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब पड़ता है बट क्या पूछा है, सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम में जो है आपका विंड आ जाएगा। तो आंसर क्या है, वो बी हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। मूव ऑन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैश्विक जो गर्मी होती जा रही है, उसकी वजह से क्या होने की आशंका है। देखो समझते हैं, अगर आप मान के चलो ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका जो है सन है, करेक्ट है। ये सन की लाइट जो है पृथ्वी की तरफ आती है और पृथ्वी को, अर्थ को जितना गर्मी जितना चाहिए होता है, एनर्जी वो अपने पास रख लेती है, बाकी जो है वापस चला जाता है। लेकिन अगर इंसानों के द्वारा ऐसे हार्मफुल गैसेस छोड़ी जाएं जो पृथ्वी के चारों तरफ एक क्या है, अम्ब्रेला, एक जो है लेयर बना देती है, तो ये जो वापस जाने वाली गर्मी है ये पृथ्वी पर यही ट्रैप होके रह जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या सी लेवल में इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो जो पानी है जब आप उसको गर्म करते हो वो फैलता है, तो इसका मतलब सी लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ज़्यादा गर्मी में बर्फ पिघलने लगी, वो बर्फ पिघल के कहाँ जाएगी, समुद्रों में जाएगी, तो सी लेवल इंक्रीज होगा। क्रॉप पैटर्न में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता था कुछ फसलें ठंड के लिए ज़्यादा बेहतर होती हों, लेकिन जब आपका वातावरण गर्म हो जाएगा तो वो फसलें अच्छे तरीके से जो है उनकी उत्पादकता नहीं रहेगी, तो आप फसल के पैटर्न में चेंज करने लगोगे। कोस्टल लाइन में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। समुद्र का जल का स्तर बढ़ेगा तो कोस्ट, जो आपका कोस्टल एरिया है, जो तटीय एरिया है, वो पानी उसमें बढ़ता चला जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा इरोजन होगा, तो तटीय रेखा में भी परिवर्तन होगा। इसलिए अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो ये सब कुछ जो है उसका एक रिजल्ट के रूप में सामने निकल कर आएगा। इसीलिए आंसर क्या है, डी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि करंट सीक्वेंस आपको बताना है। कुछ 4 इकोसिस्टम दिए गए हैं और वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है एल्बिडो वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन तो क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के एल्बिडो मूल्यों का घटता हुआ क्रम क्या है, राइट। लेकिन इसके लिए हमें जो एल्बिडो वैल्यू है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, एल्बिडो को अगर समझना है तो बस इस तरीके से समझो। देखिए, सन की लाइट आप तक आती है, करेक्ट है। एक आपने ब्लैक कलर का क्लॉथ रखा है, एक आपने व्हाइट कलर का क्लॉथ रखा है। ब्लैक कलर जो है सन की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जो व्हाइट कलर का क्लॉथ है वो कम करता है और रिफ्लेक्ट बैक कर देता है चीज़ों को। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक करने की इसकी कैपेसिटी है ना, ये इसका एल्बिडो है, राइट है। ये इसका क्या है, एल्बिडो है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ तो ग्लेशियर्स हैं जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई है ना, और एक मान लीजिए जंगल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और एक डार्क ग्रीन कलर जो है वहाँ पे बन गया है। तो किसका यहाँ पे एल्बिडो ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियर का एल्बिडो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि व्हाइट कलर की बर्फ यहाँ पे है और जो घने जंगल है क्योंकि वो डार्क कलर के हो जाते हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसका एल्बिडो कम होगा। तो हमें क्या है, कम की तरफ जो है एक तरीके से अपना सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। ओके, अब देखो, सबसे पहले आप बात कीजिए टुंड्रा की। टुंड्रा आपको पता है सबसे ठंडा होता है, बर्फ जमी हुई यहाँ पे मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो पहले नंबर पे 4 आना चाहिए। इसके बाद टैगा की बारी आएगी, यानी कि हमारा जो है 1 आना चाहिए। देन इसके बाद आपके आएंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस, यानी कि 3, एंड आपका आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये ठीक है। तो हमारा 4 1 3 2 सीक्वेंसेस का आंसर होना चाहिए। सी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये दरअसल जो क्वेश्चन है ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन का एक मेथड है जिसमें खेती इस तरीके से की जाती है कि अलग अलग फसलों को ऑल्टरनेटिव जो है क्यारियों में या पंक्तियों में उगाया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक पंक्ति में गेहूं है तो दूसरी में पोटैटो होगा, ठीक है, और फिर से गेहूं और फिर से पोटैटो, व्हीट एंड पोटैटो, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली पंक्तियों में लगाए जाएंगे। इसका नाम होता है इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इसका नाम होता है, हिंदी में बोलता है अंतर फसल। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी सॉइल है ना उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है
उनका बेस्ट अब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट वीट का जो है क्रॉप ले लेता है, कुछ जो है पोटैटो ले लेता है, तो एक तरीके से फुल काम यहाँ पे जो है होता है, राइट। तो इसका आंसर जो है इसके अकॉर्डिंगली क्या है, बी हो जाएगा, राइट। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप करता है स्पाइसेस आपका, जो बेसिकली क्यूलिनरी हब्स होते हैं, यानी कि जो आपके मसाले हैं पाक से रिलेटेड, यानी कि खाने से रिलेटेड जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, राइट, इनको लेकर स्टैंडर्ड कौन डेवलप करता है। अब ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बेसिकली न्यूज़ में था, इसको आपने ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, जो कोडेक्स कमेटी उन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हब्स है, यानी कि CCSCH, इसका अभी क्या है 7वां सेशन हुआ था। 7वां सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कोच्चि में हुआ था। अब ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कोच्चि में हुआ था। और इस सेशन के दौरान ही इन्होंने क्या है 5 स्पाइसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है बेसिकली डेवलप किया है। वो 5 स्पाइसेस कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। एक है आपका जैमिका पेपर, एक है आपका जूनिपर बेरीज, एक है आपका स्टार एनीस, टर्मरिक है और कार्डमम है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। जितनी डिटेल मैंने बताई है प्लीज याद रख लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन, राइट, बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपके सामने 2 स्टेटमेंट दी गई है। अगेन एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। तो DMH11 इज जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, नॉट जनरली, इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, है ना, डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। कि भाई DMH11 दरअसल क्या है, एक हाइब्रिड मस्टर्ड है, सरसों है ना, जेनेटिकली जिसको हाइब्रिड तरीके से बनाया गया। किसने बनाया, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। ओके, दूसरा कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इस GM मस्टर्ड की रिलीज को अप्रूवल दे दी है कि भाई ठीक है, ये जो मस्टर्ड आपने बनाई है इसको आप रिलीज कर सकते हो मार्केट में। लेकिन इसको लेके क्या है, कोर्ट में चल रहा है केस, करेक्ट है, इसीलिए न्यूज में था। देखो, जनवरी 11 को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये पूछा था, गवर्नमेंट इन द सेंस की जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, उनसे ये पूछा था कि एक्सपर्ट्स ने जो आपको एक रिपोर्ट दी थी, कुछ रिकमेंडेशन दी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर, आपने उसको कंसीडर क्यों नहीं किया है। भाई आपने उन एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन को ध्यान से क्यों नहीं जाना, समझा है। ये यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जी ने एक सवाल पूछा है और इसीलिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था और इसीलिए आपको जो है इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दैट्स वाई द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो सी हो जाएगा। देखो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने यस इसको मंजूरी दे दी है, बट फिर कोर्ट में मामला चला गया। अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है और हाँ, DMH11 इसको जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने डेवलप किया है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21, इसमें बोला गया है कि श्री अन्ना है ना, इसको गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही है, क्यों। तो अब श्री अन्ना को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, इससे पहले पता होना चाहिए श्री अन्ना है क्या। तो आपने देखा होगा बजट में सरकार ने जो मिलेट्स हैं, यानी कि जो आपके मोटे अनाज हैं, उनको जो है एक नाम दिया है श्री अन्ना, और गवर्नमेंट जो इन्हें प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है, करेक्ट है। क्यों कर रही है, क्योंकि जो मिलेट्स मोटे अनाज होते हैं, एक्चुअली पहली बात तो क्या है, इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है और एक तरीके से इनको सूखा प्रतिरोधी फसल भी बोलते हैं, यानी कि अगर पानी की कमी भी हो जाए तब भी ये फसल अच्छा काम करती है, ना कि चावल या गन्ने की तरह जिनको ज़्यादा पानी चाहिए। दूसरा, इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है, इनके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको काउंटर करते हैं। दूसरा क्या है, इनके अंदर बहुत लेस ग्लूटेन होता है और इसकी वजह से क्या है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। देखो, हाई ग्लूटेन जो आपका व्हीट बेसिकली माना जाता है शुगर के पेशेंट के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप मोटे अनाज से बनी हुई रोटियां खाएंगे तो आपको वो हेल्प करेगी। दूसरा क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जलवायु को लेकर मतलब एक तरीके से अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे जैसे हमें पता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, तो हमें कुछ ऐसे क्रॉप्स को देखना पड़ेगा जो इस बदलते हुए क्लाइमेट के साथ भी एडजस्ट कर पाए। वो क्या है, वो मिलेट्स हैं, श्री अन्ना है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी आपको समझाया, आप देखोगे ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, हाई ग्लूटेन इज रॉन्ग क्योंकि इट्स इन लेस ग्लूटेन, एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। तो आंसर शुड बी 1, 2 and 4 बिकॉज 3 ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। तो 1, 2, 4 इज द सी आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जिसमें ये बोला है कि अब ये भी करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट है, भारत की सरकार जो है, वो क्लीन प्लांट सेंटर्स को जो है बेसिकली क्या है, स्टैब्लिश कर रही है। कौन से प्रोग्राम के अंदर? आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर। यानी कि ये जो क्लीन प्लांट है, ये जो सरकार कर रही है स्टैब्लिश, क्यों कर रही है? देखो क्या होता है, क्लीन प्लांट की ज़रूरत हमें तब होती है, हमें ना अगर किसी भी प्लांट को आगे ले जाके उसकी खेती करनी है, उसको कमर्शियली कल्टीवेट करना है, तो हमें उसकी एक ऐसी वैरायटी चाहिए जो बेसिकली क्या हो, डिजीज फ्री हो, रोग जिसमें बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, जेनेटिक्स जिसके बहुत स्ट्रांग हो, है ना। कहते हैं ना अच्छी ब्रीड का घोड़ा होना चाहिए, अच्छी ब्रीड की जो है बेसिकली ये गुलाब है। तो ब्रीड मतलब क्या कि आपने एक ऐसी ब्रीड से उस चीज़ को बनाया जो बहुत स्ट्रांग ब्रीड थी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ना प्लांट्स की ऐसी किस्में चाहिए जिसमें डिजीज ना हो, जो बेसिकली क्या है, एक तरीके से क्लाइमेट वगैरह को लेकर भी जो रिजिलियंट हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 10 क्लीन प्लांट सेंटर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत जो है बनाए हैं। और इसका जो मकसद है सरकार का वो ये है कि क्रॉप्स का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जैसे एप्पल, आलमंड्स, ग्रेप्स, अवाकाडो, ब्लूबेरीज, जिनका हम विदेश में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इनका जो है बेसिकली क्या है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। इससे क्या होगा, ये जो सेंटर होंगे ये प्लांट को मल्टीप्लाई करेंगे। एक प्लांट की कोई अच्छी सी ब्रीड बनाई और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसकी बहुत सारी बना दी, ताकि हमारी क्या है, एक हेल्दी प्लांट की अपनी खुद की ब्रीड तैयार हो जाए, ठीक है जी। और इससे क्या होगा, हम जो ऐसे प्लांट को एक्सपोर्ट करते थे, बाहर से लेकर आते थे, उस पर हमारी डिपेंडेंसी जो है कम हो जाए। दैट्स वाई द प्रोग्राम इज आत्मनिर्भर भारत, है ना। सेल्फ सफिशिएंट होना है हमें हर चीज़ में। और इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काफ़ी सारे प्राइवेट पब्लिक स्टेक होल्डर के साथ ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब इस डिटेल से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड प्लानिंग मटीरियल, आयातित रोपण सामग्री पर जो है अपनी निर्भरता को कम करना, आत्मनिर्भर हो जाना, राइट। यस, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली, अगेन करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट जो है बर्ड आई चिली, जिसको थाई चिली के नाम से भी जाना जाता है, उसके कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। कहाँ पे? मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में जो बर्ड आई चिली है, इसके कल्टीवेशन को सरकार बढ़ावा दे रही है। किस विधि के द्वारा जो है इसकी खेती करने को सरकार प्रमोट कर रही है? झूम कल्टीवेशन, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखो आपने तो बहुत लोगों को जैविक कृषि इसका आंसर लग सकता है, बट नहीं, इसका आंसर है झूम खेती। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। झूम कल्टीवेशन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो झूम कल्टीवेशन को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पेड़ों को जला देते हैं। बट आदिवासियों के साथ परंपरागत तरीके से जुड़ने के लिए, सरकार एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, और जो आदिवासियों की अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उन्हीं का सहारा लेकर जो है इस तरह की मिर्च का कल्टीवेशन जो है सरकार करवाना चाह रही है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे बोला गया है कि वाइल्ड पॉपुलेशन अगर श्रिंक हो रही है तो उसका क्या मेन कारण हो सकता है? भाई वन्य जीव आबादी अगर कम हो रही है, क्या कारण हो सकता है? कंपटीशन एंड प्रेडेशन बाय नॉन नेटिव स्पीसीज, भाई जो गैर आपकी जो है देसी प्रजातियां हैं उनके द्वारा प्रतिस्पर्धा मिल रही है, शिकार हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है भाई इसकी वजह से पॉपुलेशन कम। आप बायोपेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी कि जैविक खाद का प्रयोग करो। देखिए जैविक खाद का प्रयोग तो अच्छी बात है ना, इससे वन्य जीव की आबादी को हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। कृषि में रासायनिक कीट, बिल्कुल ठीक। केमिकल पेस्टिसाइड्स का अगर आप यूज करोगे तो जो है वन्य जीव आबादी पे इसका असर पड़ता है। जैसे वल्चर्स को एक बीमारी किडनी फेलियर की होने लगी थी डाइक्लोफिनेक की वजह से, है ना, क्वेश्चन आया था। और बदलते हुए मौसम पैटर्न्स, ठीक है जी। अब देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, ऐसे टाइम पे बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे टाइम पे गर्मी हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए थी। तो इसकी वजह से जो वन्य जीव है वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है कि आबादी कम हो रही है। तो मेरे हिसाब से सेकंड गलत है, 1, 3, 4 आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, सी जो है यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25।
द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप 3 न्यू डिजीज रेजिलिएंट बासमती राइस वेराइटीज, व्हाट आर दीज वेराइटीज? अगेन अ करंट अफेयर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बोला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने रोग प्रतिरोधी बासमती चावल की जो है 3 प्रजातियां आप मान लीजिए बनाई है, वेराइटी बनाई है, ठीक है। कौन सी भाई वो 3 वेराइटी है, नाम याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, ठीक है। 20 का आंसर है, याद कर लेना, आसान है लेकिन फैक्ट है। ओके, तो 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है, आपको पेयर को मैच करना है, मतलब मैच क्या करना है, आपको बताना कौन सा सही तरीके से मैच यहाँ पर है। ओके जी, तो बोला गया है ये तो है वाइल्ड लाइफ, अब आपको बताना है क्या ये नेचुरली इस जगह पे मिलती है कि नहीं मिलती है। तो 26 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, जो बेसिकली आपकी ब्लू फाइड मशीर है ना जी, क्या ये कावेरी रिवर में मिलती है? मेरे हिसाब से तो मिलती है भाई। फिर जो रस्टी स्पॉटेड कैट है, क्या वो ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट में मिलती है? यस मिलती है, लेकिन इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं मिलती। कहाँ मिलती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये गलत है, आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि केवल पहला और तीसरा पेयर ही यहाँ पे सम्मिलित है, बाकी दूसरा वाला गलत है। तो अब इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलते हैं नेचुरली रूप से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला गया 2 स्टेटमेंट दी गई है आपको, कथन कारण की, असर्शन एंड रीजन की, आपको बताना है। चीता जो है प्राइमरली सवाना और ग्रासलैंड में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। चीता जो है मुख्य रूप से घास के जो मैदान होते हैं वहीं मिलते हैं। ये कह रहा है चीता ने इन ओपन लैंडस्केप को लेकर अडेप्ट कर लिया, मतलब खुले मैदान वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो शिकार के लिए हाई स्पीड से जब दौड़ते हैं तो ये ओपन एरिया उनको कहीं ना कहीं फेवर करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब क्या कथन ठीक है? ठीक है। क्या कारण ठीक है? ठीक है। क्या कारण कथन के लिए सही है? सही है भाई। चीता वही रहना प्रेफर करेंगे ना जहां उनको मदद मिलेगी, तो यस, इसलिए यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नेचुरल प्रोसेस है कि भाई जो है आपका अर्थ सरफेस वार्म होने लगता है। देखो कहीं ना कहीं है तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है ना, नेचुरली देखा जाए तो बेसिकली आपकी जो पृथ्वी है सूरज से जो उसको एनर्जी मिलती है उससे वो हीट होने लगती है। ये अलग बात है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये प्रोसेस बहुत तेज हो गया है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, राइट। तो अब ज़्यादा गर्मी हमें, अब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हमें फील होता है, बट येस दिस इज नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। फिर कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया तो 2015 में, ये फोर्स में आता 2020 में, गलत भाई। 1997 के आसपास तो आई थिंक इसको अडॉप्ट किया गया था और 2015 में जो है इसको बेसिकली आप देखोगे लागू कर दिया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ओनली 1 यानी कि केवल एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है बेसिकली मैच करना है। कुछ आपको डे दिए गए हैं हम कब सेलिब्रेट करते हैं और बेसिकली उनको आपने क्या है मैच करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को हम मार्च 21 को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सेलिब्रेट होता है फर्स्ट मंडे जो अक्टूबर का आता है। एक्चुअली 4 अक्टूबर फिक्स नहीं है, वो तो ठीक है दिया हुआ है, बट जो फर्स्ट मंडे होता है ना, अब भाई वो जो फर्स्ट मंडे है, ठीक है जी, उसको बेसिकली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो ये सितंबर 16 को जो है बेसिकली सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2, 1 और 4, 3 आई थिंक आंसर होना चाहिए। यस, तो 20 का आंसर हो जाएगा। एक बार देखिए जल्दी से आप लोग सभी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, 20 का जो है आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बीच में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको ये बताना है, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल कन्वेंशन आपके सामने दिए गए हैं और वो कौन सा सही मैच नहीं है आपको ये बताना है। कार्टेजानो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक। कार्टेजानो प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा, जैव विविधता, इसकी बात करता है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो जो स्थायी जैविक प्रदूषक होते हैं उनको लेके हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन काम करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर को है, दिस इज वेरी करेक्ट, ओजोन परत की सुरक्षा की बात करता है। 30 by 30 इनिशिएटिव जो है
ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार, इसको ध्यान रखना। ये प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि भाई 2030 तक हम 30% अपना जो लैंड है और 30% जो अपना वाटर है उसका 30% रिकवर कर लेंगे, सुधार लेंगे, जो बिगड़ा है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है, इसको प्लीज़ ध्यान रखना। 30/30 इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो इसी तरह स्टैटिक और करंट को लिंक करके भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो डी ही इसका आंसर होगा, बाकी 3 ठीक है, इनको याद कर लेना। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भाई ये तीनों ही क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन जो है इस तरीके से गर्मी करने में अपना एक योगदान नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि कौन सी जो कंडीशन है वो ये बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है जी, यानी कि कुछ कंडीशन दी हुई है, इनमें से कौन सी आपको बता रही है कि वो ग्लोबल वार्मिंग का एक रिजल्ट है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बिल्कुल है, बर्फ का पिघलना, मैंने अभी बताया था। राइज इन दिस सी लेवल, यस दिस इज वेरी करेक्ट, जस्ट आई टोल्ड यू, है ना। चेंजेस इन द वेदर कंडीशन, ये भी हमने डिस्कस किया। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, देखो किसी एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा कि भारत में गर्मी हो गई, पाकिस्तान में सर्दी हो गई, या फिर कनाडा में जो है बेसिकली गर्मी हो गई, यूएस में ठंड हो गई। नो, पूरे एवरेज आप टेम्परेचर की बात करते हैं ना ग्लोबल लेवल पे, तो वो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो आपकी अर्थ है इन जनरल वो वार्म हो रही है। दैट्स वाई द नेम ग्लोबल वार्मिंग। करेक्ट है जी। तो यहाँ पे क्या है? उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए। डी सारा इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रमोशन जो इंडिया में चल रहा है उसको लेके इनकरेक्ट है? ये भी देखो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेवेंट है। सरकार जो है कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत प्रमोट कर रही है। तो सरकार क्यों ऐसा करना चाह रही है कि भाई हमारा जो है जो एक तरीके से वुड पे इंपोर्ट को लेके डिपेंडेंस है वो कम हो जाए, या फिर जो क्लाइमेट चेंज को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं उसके लिए कार्बन को जो है सिक्वेंस्ट्रेशन कर सके, यानी कि कहीं ना कहीं कार्बन हमारी स्टोर करना चाह रहे हैं हम। तो जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा कार्बन क्या है उन पेड़ों के द्वारा अपने अंदर स्टोर कर ली जाएगी। ठीक है जी। ओके, इसके बाद एनहेंसिंग डिपेंडेंस ऑन दी वेस्टलैंड फॉर द फूड प्रोडक्शन, कि खाद्य उत्पादन के लिए बंजर भूमि पर हम ज़्यादा निर्भरता बढ़ाएंगे। ये इतना मज़ेदार ऑप्शन नहीं लग रहा है। फिर कह रहा है ऑप्टिमली यूजिंग कल्चरेबल वेस्टलैंड एंड फैलो लैंड, कि भाई जो बंजर भूमि और पृथ्वी भूमि है उसका इष्टतम उपयोग करना। ओके, अब इसको समझो ये न्यूज़ में क्यों था। सबसे पहली बात तो देखो, नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रो। एक रिपोर्ट भी लॉन्च की और एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें ये कह रही है सरकार कि खेती प्लस पेड़ लगाना यानी कि वानिकी, इनको साथ लेके चलेंगे। इससे क्या होगा? बाहर से लकड़ी कम मंगानी पड़ेगी, गर्मी पैदा हो जाएगी, कार्बन स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, और जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी जहाँ पे हम प्रॉपर अगर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम एग्रो फॉरेस्ट्री कर लेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कह रही है। तो सी इसके लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, बाकी 3 ठीक है। रॉन्ग पूछा है तो सी ही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है पृथ्वी स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पृथ्वी स्कीम अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसमें ये देखो पृथ्वी की स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट, हमारा जो वायुमंडल है उसका एक तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी, उसके जो अलग अलग हमें संकेत मिलेंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे। आइस कवर कितना है, बर्फ का आवरण कितना है वो देखेंगे। मौसम हो गया उसको देखेंगे, साइक्लोन वगैरह को देखेंगे, ओशियंस को ऑब्जर्व करेंगे। जो हमारे बेसिकली समुद्री और ध्रुवीय क्षेत्र हैं, पोलर एरिया जो है, हमारे ओशियन जो है उनको देखेंगे। ठीक है, समुद्री संसाधनों का दोहन करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही पॉइंट जो है पृथ्वी स्कीम के तहत गवर्नमेंट लेके चल रही है। डी का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन सा सच नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर, ये आपको बताना है। इसको रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यही गलत है। ठीक है जी, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो।
कि भाई ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, समताप मंडल में जो ओजोन होती है वो पृथ्वी के लिए एक रक्षक कवच का काम करती है, लेकिन जो CFCs होते हैं ना, ये वहां पे जाकर उस ओजोन को तोड़ते हैं। तो ये बात ठीक है। और अगर हम लोअर एटमॉस्फेयर की बात करें, निचले वायुमंडल की बात करें, CFC एक इनएक्टिव माना जाता है, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। ये सब ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 रिपोर्ट रिलीज की है, यानी कि विश्व में जो प्रवासी प्रजातियों की स्थिति है, इस पर रिपोर्ट किसने जारी की है, आपको ये बताना है। तो ये है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है जी, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। याद कर लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2024 की रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। करेक्ट। ओके, 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया, वेयर इज द लार्जेस्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है रिसेंटली स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया ये रिलीज हुई थी। इस रिपोर्ट में स्नो लेपर्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में कहाँ देखी गई, ये है लद्दाख जी। ठीक है, तो डी इसका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि भाई एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, उत्सर्जन अंतराल जो एक रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है, ये तो पता होना चाहिए, है ना। हर बार क्वेश्चन ये सब तो इंपॉर्टेंट होते हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओके, अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि प्राइमरी रोल क्या है ओजोन का स्ट्रेटोस्फेयर में। अभी बताया ना, समताप मंडल में जो ओजोन मिलती है वो क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह काम करती है। किससे रक्षा करनी है भाई हमारी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, जो इंफ्रारेड या आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो, उसके अगेंस्ट जो है ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। तो सी जो है इसका बहुत सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट है जी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है, आपको बताना कौन सा ठीक है। एशियाटिक लॉयंस नेचुरली इंडिया में मिलते हैं। एशियाई शेर, भाई नाम भले एशिया में, एशिया के ऊपर रख दिया, मिलते सिर्फ भारत में ही है, वो भी गुजरात के गिर के जंगलों में, और कहीं अब ये नहीं मिलते। पहले मिला करते थे, अब नहीं मिलते। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में सिचुएटेड है। बताओ जी कहाँ पे है सिमलीपाल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात, उड़ीसा में ही है। फिर ये कह रहा है जो बेसिकली फोगलपुल राष्ट्रीय उद्यान है, फोगलपुल नेशनल पार्क जो मिजोरम में है ना, उसको भाई ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरह के फैक्ट्स को लेकर भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको अगेन मैच करना है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेट के नाम दिए गए हैं, सही आपको मैच करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, असम, ये तो याद होगा ही आपको। ठीक है जी। उसके बाद जो है बेसिकली केवलादेव घाना नेशनल पार्क की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मुझे राजस्थान लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश होना चाहिए, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो केरला होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज नेशनल पार्क और वो किस स्टेट में मिलते हैं इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजफुल होता है अगर हमें एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर के रूप में यूज करना है। भाई एयर के अंदर पॉल्यूशन है या नहीं, तो हमें कौन बहुत अच्छे तरीके से जो है ये बता सकता है, ये होते हैं बेसिकली आपके लाइकेन। ठीक है जी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो परमाफ्रोस्ट है वो थॉ यानी कि पिघलने लगता है, तो क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले तो पता हो परमाफ्रोस्ट होता क्या है। 2 सालों से भी ज़्यादा टाइम से जो सॉइल आपकी फ्रोजन स्टेट में होती है, जमी हुई होती है, उसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। अब जब 2 साल से जमी हुई है तो अपने अंदर बहुत सारा मीथेन, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किए हुए हैं, अगर पिघल जाएगा वो सब भी क्या है, रिलीज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि पहली बात तो परमाफ्रॉस्ट क्या है। अब अगर ये पिघले तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्निफिकेंट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का एमिशन होगा, जमी हुई है, इनको स्टोर किए हुए हैं। तो
तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप इसको जो है ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? 44 क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, एक मिनट, अब बताते हैं आंध्र प्रदेश। अब ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कैसे मैं बताती हूँ। देखो, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसको गिबी भी बोलते हैं, एक्चुअली बहुत टाइम से, या अभी देख लो, वो रोलापाडू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसमें स्पॉटेड नहीं की गई, मतलब देखी नहीं गई, दिख नहीं रही वो। ठीक है जी, इसके आसपास के एरिया में कुछ सालों से। इसका मतलब क्या पता चलता है कि लोकली ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो गिबी थी, इसकी पॉपुलेशन जहाँ जहाँ मिलती थी वहाँ पे भी नहीं मिलती, यानी कि एक्सटेंट होने लगी है, जी विलुप्त होने लगी है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। गिबी एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली आप ध्यान रखना टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इस पर, तो ये रखना। कहाँ पे ये बेसिकली नादियाल डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है ना, वहाँ पे है, तो इसको याद कर लेना। देखो, मैंने करंट अफेयर को स्टैटिक्स से लिंक करके इसलिए सवाल बनाया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, नहीं 45 की बात करते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बोला है कि इंडिया में रिसेंटली 5 न्यू रामसर साइट जो है ऐड हुए हैं, और पिछले अगर 75 थे तो अब 80 हो गए हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, 75 थे रामसर साइट, कुछ वेटलैंड्स इंडिया के अंदर। ठीक है, देखो इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड है, ठीक है जी, उनमें से 75 को रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ था, 5 ने और जुड़ गए, अब कितने हो गए? 80, बिल्कुल ठीक है। उसमें से कौन सा था? मगादी केरे था, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो एक ठंड का, एक शीतकालीन आश्रय स्थल है, किसका? बार हेडेड हंस का। बार हेडेड गूस जो है ना, वो ठंड में अपना यहाँ पे आके मस्त मौज करते हैं अपनी। क्या ये ठीक है? हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? सी। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में था। ठीक है जी, 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा हाँ, जो ये न्यू 5 वेटलैंड, ठीक है जी, ऐड हुए हैं, नाम याद कर लीजिएगा इनके बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। पहला कह रहा है जो तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो संजय गांधी नेशनल पार्क और तमसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कॉरिडोर बनाती है, ऐसा है? बिल्कुल है। ठीक है जी, फिर कह रहा है यहाँ पे टेम्पल है जो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। देखो नाम क्या? तुंगेश्वर। तुंगेश्वर नाम ना हमारे महाकाल का नाम है, शिवा का नाम है। ठीक है जी, तो जो हमारे महाकाल हैं उनका जो मंदिर है वो यहाँ पे है, जिसको तुंगेश्वर महाकाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये ठीक है, ओनली 1 यानी कि आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि भाई टॉक्सिक एलिमेंट जो कॉमनली हमें ई वेस्ट में मिलते हैं, बेसिकली जो इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क एक तरीके से इम्पोज कर देते हैं, वो कौन कौन से जहरीले तत्व हैं। पहले तो ई वेस्ट क्या होता है? देखो मैं आपको अपने लैपटॉप से ये क्लास पढ़ा रही हूँ, आप शायद अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो, हमें चार्जर भी चाहिए, तो ये सारा क्या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। ठीक है, जब एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाते हैं, हम क्या है वेस्ट में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। अब यहाँ से जब ये कचरे में रहते हैं, इनसे टॉक्सिक गैसेस जो है रिलीज होती है, टॉक्सिक मेटल रिलीज होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हानिकारक होती है। करेक्ट है। तो कौन कौन सी है वो है आपका जैसे लेड है, कैडमियम है, मर्करी है, निकल है, इस तरह की जो है कुछ तत्व है एलिमेंट से जैसे निकलते हैं। बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो है ये डेवलपिंग नेशन इंडिया जैसे के लिए होता जा रहा है। सी इसका आंसर हो जाएगा, ई वेस्ट की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। पूछा गया इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो प्राथमिक विशेषता की बात तो तब करेंगे, पहले इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज यानी कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में पता होना चाहिए। देखो जो भी किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में वहाँ का नेटिव नहीं है, वहाँ का घरेलू नहीं है, कहीं बाहर से आया है, वो विदेशी है। फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में कोई शहर का आदमी बसने चला है जो उस गांव से कोई लिंक नहीं रखता था, तो वो क्या है, हमारे लिए तो विदेशी है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो वो उस गांव में आके रच बस जाए, वहाँ के कल्चर को अपना ले, लोगों के साथ मिलजुल के रहे, तो वो एक विदेशी तो है बट हानिकारक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी आए जो आके गांव की ज़मीनों को खरीदने लगे, वहाँ पे अपने मॉल बना दे, केमिकल की फैक्ट्री खड़ी कर दे, गांव वालों को जॉब भी ना दे और उनको उनके खेतों से निकाल दे, गांव में पॉल्यूशन हो जाए, वहाँ का कल्चर बदल जाए, संस्कृति बिगड़ जाए, तो आक्रामक विदेशी हो गया वो विदेशी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपके प्लांट्स होते हैं,
उसमें कुछ ऐसी इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज आती हैं जो बाहर से होती हैं और जो वहाँ के प्लांट्स के फूड को, वहाँ के प्लांट्स के जो न्यूट्रिशन है उनको जो है ख़त्म करने लगती है। जो वहाँ के नेटिव प्लांट है उनकी आबादी बहुत तेज़ी से घटने लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है सेल्फ सस्टेनेबल होती है इनके पॉपुलेशन। मतलब आप इनको खाना पानी बिल्कुल मत दो, ये खुद पनप के बड़ी हो जाती हैं जो भी आबादी है। लंडन कैमरा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली 4 बात की एक बात, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज के वो ये है, सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन इनकी होती है, इसीलिए इतनी आक्रामक होती है। करेक्ट है जी, बी आंसर। ओके, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मिनीमाटा कन्वेंशन मरकरी का? देखो मरकरी यानी कि जो पारा है आपका, उस पर एक मिनीमाटा कन्वेंशन जो है अपनाया गया है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो पारा है उसकी वजह से जो मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और जो एडवर्स इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे पड़ते हैं उस पर हमें क्या है रोक लगानी है, उसको लेके हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं। तो सी जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली बोला गया है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में कोलैबोरेट करके जो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट है 2023 की बनाई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। तो अब देखो एक आपका WWF होता है और एक WWF इंडिया है, राइट? तो हम इंडिया वाली बात कर रहे हैं। सभी ने मिलके कोलैबोरेशन करके जो है रिपोर्ट निकाली है, तो ऑल यानी कि सभी इसका आंसर आ जाएगा। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का जो है रिवीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर लिया है और ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटा होगा कि जिससे क्वेश्चन आते हो मैंने यहाँ पे कवर ना किया हो। हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल किया गया है। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे थम्स अप दीजिए अगर इसी तरह से 50-60 क्वेश्चंस के 1 आवर में आप फुल सिलेबस का रिवीजन MCQ के थ्रू करना चाहते हैं। एंड अगेन अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑन योर स्क्रीन देयर आर 3 and 4 मोबाइल नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट देयर। और यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को लेकर भी आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मैं जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए और जय हिंद।